नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखे अब आप स्ट्रैटेजी और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए बाजार पर और जानकारी के लिए हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में और पूरी रिसर्च टीम से भी करेंगे बातचीत। आशीष से जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल और हिंडाल्को में क्यों आई तेज गिरावट। वरुण बताएंगे 1 अप्रैल से आपकी जिंदगी में कौन से होने वाले हैं बड़े बदलाव। कुशल समझाएंगे मार्च में कैसा रह सकता है ऑटो बिक्री का हाल। बातचीत करें उससे पहले आज के कारोबार पर एक नजर डाल देते हैं। बाजार में आज 3 दिन की तेजी पर लग गया ब्रेक और सेंसेक्स 115 अंकों की गिरावट के साथ 58,568 के लेवल पर जाकर बंद हुआ, तो वही निफ्टी 33 अंक लुढ़ककर 17,464 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, करीब 40 अंकों की तेजी के साथ 36,373 के स्तर पर आज ये बंद होने में कामयाब रहा। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से आज क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से आज 3,088 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से आज आए हैं 1,145 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि आज बाजार में बेहद सीमित दायरे में कारोबार क्यों हुआ। वायदा कारोबार की महीने की एक्सपायरी के दिन बाजार में बेहद सीमित दायरे में मिला जुला कारोबार रहा। वैसे तो आज शुरुआत करने के लिए संकेत काफी बेहतरीन थे। कच्चे तेल में फिर से गिरावट आई, अमेरिकी बाजारों में मिला जुला कारोबार, रशिया और यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता आगे बढ़ने की संभावना है। इन सब के बीच में कल के सेशन में एफआईज और घरेलू फंड दोनों की तरफ से अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी और भारतीय बाजार 3-4 दिनों से अच्छे मोमेंटम में। इन सब संकेतों के साथ खुले हम 17,500 के ऊपर 17,550-575 की रेंज में पहुंचने पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और दिन के दौरान फिर नीचे आते आते 17,450 से थोड़ा सा ऊपर हल्के लाल निशान में बंद हुए हम निफ्टी पर। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा बेहतर था, कम कमजोर या हल्का मजबूत आप कह सकते हैं। हरे निशान में 40 पॉइंट ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, लेकिन यहाँ भी रेंज छोटी थी। 36,600 के अहम लेवल के आसपास पहुंचकर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, लेकिन निचले स्तरों से लगातार खरीदारी का सहारा भी आता दिखा। ब्रॉडर मार्केट में भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा था। आज चूंकि फाइनेंशियल ईयर का भी आखिरी दिन था, वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी भी थी और आमतौर पर आप उम्मीद करते हैं कि उतार चढ़ाव बड़ा होगा, लेकिन ऐसा कोई खास बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला और पिछले 3-4 दिनों की अच्छी खरीदारी और अच्छे संकेत बाजार को निचले स्तरों पर सपोर्ट देते हुए नजर आए और हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल से नजर आई। तो कह सकते हैं एक अच्छी एक्सपायरी आप कह सकते हैं। स्पेशली पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी बेहतरीन रहे और 17,500 के आसपास बंद हो पाना अपने आप में एक मजबूती का संकेत जरूर देता है। ये तो रहा अनिल जी की राय कि कैसा रहा आज बाजार। अब कल के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो 3 दिन की गिरावट पर आज ब्रेक लगा, कौन से सेक्टर में कैसा एक्शन देखने को मिला, हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी हमें बता रहे हैं। बताइए आशीष। देखिए, अच्छी शुरुआत के बाद बाजार जो है ऊपरी तरफ टिक नहीं पाए और दिन के दौरान जो है आपको मुनाफा वसूली देखने को मिली। निफ्टी की बात की जाए तो 17,500 के नीचे जो है आपको क्लोजिंग देखने को मिली। काफ़ी अहम स्तर माना गया था, दिन के दौरान इसके नीचे की क्लोजिंग आई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो आज खबरों का असर भी था, तो काफ़ी मिला जुला रुझान देखने को मिला और बहुत ही माइनर गेंस के साथ क्लोजिंग आपको देखने को मिली। जल्दी से निफ्टी में बढ़ने वाले स्टॉक्स देख लेते तो यहाँ पर देखें तो काफ़ी दिनों के बाद ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में बढ़िया मूव आया। JSW स्टील आखिरी 1-1.5 घंटे में मेटल्स में बढ़िया बाइंग आई। HUL करीब 2% का मूव देखने को मिला और टाटा कंज्यूमर कल की तेजी के बाद आज एक और जो रैली है वो एक्सटेंड होती हुई नजर आई। लेकिन ऐसे बाजार में भी देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे रहे जहां पर भारी भरकम गिरावट रही। सबसे पहला नाम आता है हिंडाल्को, क्योंकि यहाँ पर देखें तो जो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से डाउनग्रेड आए इसका असर देखने को मिला और निफ्टी का टॉप लूजर 5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। डिविस लैब 3% का कट यहाँ पर रहा। अपोलो हॉस्पिटल निफ्टी का हिस्सा बना, इसके बाद भी देखें तो करीब 2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली और डॉक्टर रेड्डीज में भी आखिरी 1 घंटे में जो है थोड़ा फॉल नजर आया और करीब 2% की गिरावट यहाँ पर नजर आई। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन भरपूर था और खासतौर पर जो कैश स्टॉक्स हैं, छोटे स्मॉल कैप मिड कैप है, यहाँ पर बढ़िया रुझान देखने को मिला। देखिए, एडलवाइज फाइनेंशियल्स 15% की बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिली। नोसेल यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट की राय भी आती हुई नजर आई। दिन के दौरान 10% तक के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। किया इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को जो ऑर्डर मिला है, इस ऑर्डर विन के चलते दिन की शुरुआत में तो परफॉर्म नहीं किया,
लेकिन बंद होते होते देखें तो तेज़ी बढ़कर 6% के आसपास होती हुई नजर आई। लेकिन CSB बैंक यहाँ पर 6% की गिरावट आपको देखने को मिली। वर्धमान टेक्सटाइल 5% का कट देखने को मिला। क्रिसिल में कल काफ़ी बढ़िया मूव आया था, लेकिन आज ये स्टॉक भी जो है मुनाफा वसूली का शिकार हुआ। 4 से 4.5% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। FMCG स्टॉक्स की बात की जाए तो आज कंपैरेटिवली रुझान काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। इस स्टॉक की आमतौर पर चर्चा नहीं होती है। PNG हाइजीन यहाँ पर देखें तो 4% की तेज़ी देखने को मिली। मेरिको 3% का मूव देखने को मिला। गोदरेज कंज्यूमर ब्रिटानिया के बारे में मैंने आपको बताया। मेटल स्टॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉक्स रहते थे। हिंडाल्को को छोड़ दें तो नाल्को सिमिलर बिजनेस है, लेकिन 4-4.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। रत्नामणि मेटल है, वेल्सपन कॉर्पोरेशन, JSW स्टील में खरीदारी का रुझान देखने को मिला। और अंत में सिलेक्टेड IT स्टॉक्स ने जो है कमजोरी दिखाई। उम्मीद थी कि आज बढ़िया तेज़ी आई, लेकिन इसके विपरीत भी अगर आप देखें तो विप्रो में जो है माइनर करीब 1 से 1.5% की गिरावट देखने को मिली। आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, बाजार पर कैसी स्ट्रैटेजी रखने की अभी आप सलाह देंगे? हफ्ते भर का नजरिया किसी को रखना हो तो कौन सा स्टॉक आपकी पसंद है? स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में आज एक्सपायरी दिन था तो थोड़ी बहुत आपको मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन हमको लग रहा है कि आने वाले दिनों में इंडेक्स डेफिनेटली 17,500 के पार जाने की कैपेसिटी रखता है। जो टेलविंड्स है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो चुके हैं, हमको लग रहा है कि ये डेफिनेटली एक पॉजिटिवली रीरेटिंग ट्रिगर मार्केट्स के लिए रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी काफी रहेगी। अगर हफ्ते भर का नजरिया है तो हमको लग रहा है कि पब्लिक सेक्टर स्पेस में कॉनकोर को खरीदना चाहिए। आज भी स्टॉक काफी ऊपरी लेवल पे था। यहाँ पे अगर 8 से 10 दिन का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि 648 का एक स्टॉप लॉस रखिए और करीबन 715 720 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट पॉसिबल है। तो ये मेरी तरफ से एक 8 से 10 दिन का पोजिशनल पिक कॉनकोर करंट लेवल्स पे अच्छी रिस्क रिवॉर्ड बनता है। 8 से 10 दिन के नजरिए के लिए कॉनकोर में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं अविनाश जी। आगे बढ़ते हैं। मेटल स्पेस की बात करें तो हमने देखा मेटल शेयरों में तेजी के बावजूद हिंडाल्को आज करीब 5% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। हिंडाल्को में इस गिरावट की वजह क्या है, ये समझते हैं हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ है। आशीष, जरा बताएं हिंडाल्को में क्या हो रहा है? देखिए, हिंडाल्को ने अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो है पेश किया। इसके बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी जो है अलग अलग राय आते हुए देखिए, लेकिन इसकी हाइलाइट्स अगर आप देखें तो सबसे पहले मैनेजमेंट ये कह रहा है कि आगे जाकर ESG रेटिंग सुधरेगी और बैलेंस शीट जो है जहां पर लगातार फोकस भी रहा है मैनेजमेंट का, नेट डेट लगातार कम भी हुआ है, इसमें और भी आगे जाकर आपको सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन डिमांड को लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से आते हुए दिखी है। सबसे पहले अगर आप देखें तो मान रहे कि कॉपर की मांग जो है अगले 10 सालों में करीब दुगनी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से मोबिलिटी का चलन बढ़ते जा रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पर लगातार जो फोकस है, इसके चलते कॉपर की मांग में जो है बड़ा इजाफा आपको घरेलू मांग में देखने को मिलेगा। और साथ में एल्यूमिनियम की मांग की बात की जाए तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मान रहे हैं कि FY32 तक जो है 4 मिलियन टन से बढ़कर करीब 8 मिलियन टन की जो है मांग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पैकेजिंग है, कंस्ट्रक्शन है, एरोस्पेस है, इसमें जो है मांग ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो ये मान रहे हैं कि ग्लोबल कैन मार्केट जो है जहां पर नोवालिस का करीब 40% मार्केट शेयर है, यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया ट्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है। और इसी डिमांड को केटर करने के लिए मैनेजमेंट ने जो है बड़े केपेक्स का ऐलान किया। सबसे पहले अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम इकाई के लिए जो है भारी भरकम 18,000 करोड़ का जो है केपेक्स मैनेजमेंट करे जाएगा। और साथ में ओडिशा एल्यूमिनियम में जो है यहाँ पर क्षमता 10 लाख टन जो है वो बढ़ाई जाएगी। और कॉपर की इकाई में 2200 करोड़ और कोल में जो अगर आप देखें तो करीब जो है 3500 करोड़ का जो है निवेश करने जा रहे हैं। इसी के साथ अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस की भी जो राय है वो आते हुए नजर आई। और यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो है एक थम्स अप इस स्टॉक को नहीं मिल पाया, क्योंकि स्टॉक ने जो है रनअप काफ़ी बड़ा दे दिया है, जिसके चलते आप देखें CLSA ने तो रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। हालांकि जो लक्ष्य है वो अभी भी करंट मार्केट प्राइस से ऊपर का 695 का है। हिंडाल्को पर JP मॉर्गन की जो राय है इसमें भी देखें तो रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया गया है। हालांकि इन्होंने भी जो लक्ष्य है 605 से बढ़ाकर 665 कर दिया। चलिए, तो हिंडाल्को पर रही बात। अब 1 अप्रैल यानी कल से बहुत कुछ बदलने वाला है। क्या बदलने वाला है आपकी जिंदगी में, समझते हैं। वरुण हमारे साथ है। वरुण, जरा बताएं कौन से बड़े बदलाव है जिनके लिए हमें तैयार रहना है? देखिए, 1 तारीख से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है और काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं, लेकिन मैं चुन के ऐसे 10 बदलाव लाया हूं जिसका असर आपके ऊपर ज़्यादा पड़ने वाला है। सबसे पहले तो 2 साल से आपने देखा कि लगातार कोविड के चलते पाबंदियां थी। 1 अप्रैल से ये जो पाबंदियां हैं वो हट जाएंगी। हालांकि
मास्क आपको अभी भी लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ये दो पाबंदियाँ नहीं हटने वाली है। इसके अलावा अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है 31 मार्च तक, तो 1 अप्रैल से आपको देनी पड़ेगी 500 रुपये की पेनल्टी आधार को पैन से लिंक करने के लिए। और अगर 3 महीने में आपने ये नहीं किया तो पेनल्टी और भी बढ़ जाएगी। वहीं अगर आप प्रति वर्ष पीएफ में 2.5 लाख तक के आसपास का निवेश करते हैं तो टैक्स नहीं लगता है उसके इंटरेस्ट पे। लेकिन अब अगर आपका निवेश 2.5 लाख के ऊपर जाता है तो ब्याज पे आपको कहीं ना कहीं टैक्स देना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी, आपको याद होगा इस बार के बजट में काफ़ी कुछ इंट्रोड्यूस किया गया था क्रिप्टो करेंसी को लेके। तो 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी पे होने वाले मुनाफे पे आपको 30% का टैक्स और 1% का TDS देना पड़ेगा। रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी बदलाव होने वाले हैं। सेक्शन 80 EEE के तहत आपको पहले जो सरकार की तरफ से छूट मिलती थी टैक्स में, वो अब नहीं मिलेगी। साथ ही साथ मुंबई में घर खरीदने पे 1% का आपको मेट्रो सेस भी देना पड़ेगा। इसके अलावा गैस की कीमतें जो है वो 1 तारीख से बढ़ जाएगी। नेचुरल गैस की कीमतें जो है $2.9 से बढ़ के $5.93 हो जाएगी। इसका इम्पैक्ट CNG, PNG और बाकी इंडस्ट्रीज़ पे भी होगा। वहीं ऑटो कंपनियां जो है वो अपने दाम बढ़ाने वाली हैं 1 तारीख से। काफ़ी हद तक 4 व्हीलर कंपनियाँ जैसे कि टाटा, टोयोटा, ये सब बढ़ाने वाले हैं। वहीं हीरो मोटोकॉर्प भी 5 तारीख से अपने दाम बढ़ाने वाला है। सिर्फ यही नहीं, 1 तारीख से दवाएं भी महंगी हो जाएंगी। करीब 800 दवाएं ऐसी है जिनके दाम बढ़ने वाले हैं 1 तारीख से, तो यहाँ पे भी आपको नजर रखनी है। स्क्रैपेज पॉलिसी 1 तारीख से जो सरकारी गाड़ियां हैं उन पे स्क्रैपेज पॉलिसी लागू हो जाएगी, तो इसके चलते ऑटो स्टॉक जो आपके फोकस में रहने चाहिए। सिर्फ यही नहीं, म्यूचुअल फंड्स में भी काफ़ी सारे बदलाव होने वाले हैं। म्यूचुअल फंड का पेमेंट जो अब तक आप चेक से भी कर सकते थे, अब आप सिर्फ डिजिटली कर पाएंगे, चेक से पेमेंट नहीं लिया जाएगा। वही म्यूचुअल फंड के सौदे ब्रोकर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स के पूल अकाउंट को होकर अब नहीं जाएंगे और हर म्यूचुअल फंड के लिए चीफ रिस्क ऑफिसर की भी नियुक्ति होगी। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर भी काफ़ी सारे बदलाव होने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसे बदलाव है जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। इन सब पे आपको रखनी है अपनी पैनी नज़र। तो ये तो हमने समझे अप्रैल से होने वाले बड़े बदलावों के बारे में। अब मार्च में कैसा रह सकता है ऑटो बिक्री का हाल, ये भी समझते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। बताइए कुशल। जी, तो कल हम देखेंगे कि मार्च महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े आते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर काफ़ी सारी सेगमेंट्स का प्रदर्शन बेहतर साइड पर और काफ़ी सारी का या तो म्यूटेड या फिर नेगेटिव साइड पर हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए मारुति सुजुकी ऑलमोस्ट फ्लैट जो है इनकी वॉल्यूम ग्रोथ रहने का अनुमान है, करीबन 1% की गिरावट के साथ 1,65,000 यूनिट्स हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, ये बेचेंगे मार्च महीने में। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा क्लियर आउट परफॉर्मर निकल कर आ सकता है, करीब 38% की वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स बिक्री में टाटा मोटर्स के 18% की ग्रोथ के साथ 35,000 यूनिट्स की एक्सपेक्टेशंस हम लगाकर चल रहे हैं। अब देखना होगा कि फाइनल जो है नंबर क्या निकल कर आता है। पर 2 व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प अगेन एक कंटिन्यूअस अंडर परफॉर्मर रहना साबित हो सकता है। करीबन 27% की गिरावट यहाँ पर एक्सपेक्टेड है और 4,20,000 यूनिट्स जो है हीरो मोटोकॉर्प रिपोर्ट कर सकती है अपनी बिक्री आंकड़ों में। बजाज ऑटो यहाँ पर 9% की गिरावट की एक्सपेक्टेशंस है। वहीं टीवीएस मोटर्स की बात करें तो यहाँ पर भी जो इनकी 2 व्हीलर बिक्री है वहां पर भी 5% की गिरावट है, बट रिलेटिवली टीवीएस मोटर्स सबसे कम गिरता हुआ नजर आएगा। आइशर मोटर्स की जो रॉयल एनफील्ड है वहां पर भी 6% की ही गिरावट की एक्सपेक्टेशंस है, प्रीमियम बाइक्स होने के बावजूद भी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 2 व्हीलर स्पेस में क्लियर अंडर परफॉर्मर हीरो मोटोकॉर्प निकल कर आ सकता है। कमर्शियल व्हीकल स्पेस में आप देखिए आइशर मोटर्स की जो VCV सेगमेंट है वहां पर 2% की बढ़त रहेगी, 1% की गिरावट अशोक लेलैंड और 3% की तेजी कुल CV बिक्री में टाटा मोटर्स दिखा सकता है। तो CV लार्जली म्यूटेड रहेगा मार्च के महीने में, इनफैक्ट पिछले साल के मुकाबले। और अंत में अगर आप ट्रैक्टर स्पेस की बात करें तो यहाँ पर 32 से 47% तक की गिरावट दोनों ही महिंद्रा एंड महिंद्रा और स्कॉट्स रिस्पेक्टिवली में आपको देखने को मिल सकती है। तो क्लियर अंडर परफॉर्मर सेगमेंट वाइज ट्रैक्टर्स रहेंगे, पर लार्जर बेसिस पे आउट परफॉर्मर जो है वो पैसेंजर व्हीकल स्पेस दिखाता हुआ नजर आ सकता है। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। कल सुबह जब हम नए ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत करेंगे तो देखते हैं अमेरिकी बाजारों में कैसा सेशन होता है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स एकदम शांत ट्रेड करते हुए दिख रहे थे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त। और कच्चे तेल में भी बहुत सीमित दायरे में कारोबार, $108 के आसपास। तो 2-3 ट्रिगर्स जो बाहर के हैं, इनके अलावा ये कि आज रात अमेरिका में एनर्जी सप्लाई को लेकर कुछ बड़े फैसले आ सकते हैं।
रूस यूक्रेन के बीच में आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं, इन सब पर तो नजर रहेगी। लेकिन नई सीरीज की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि किस तरह की पोजीशंस के साथ रोल ओवर्स होती है अगली सीरीज के लिए, वो बेहद अहमियत वाला होगा, उस पर हम नजर रखेंगे। तो ये एक बड़ा रीजन होगा जिस पर आपकी नजर रहनी चाहिए। सपोर्ट धीमे धीमे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है और आप कह सकते हैं कल के लिए निफ्टी पर जो मजबूत सपोर्ट होगा वो होगा 17,350, 17,400। इसके नीचे जाने पर ही कमजोरी का पहला संकेत आएगा और ऊपरी स्तरों पर 17,550, 17,600 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 36,000, 36,100 की रेंज में रहेगा सपोर्ट, 36,600, 36,800 रुकावट की जगह बैंक निफ्टी के लिए भी बनेगी। तो इस रेंज पर कल फोकस रहेगा। नई सीरीज की भी शुरुआत होगी, नए फाइनेंशियल ईयर की भी शुरुआत होगी और पिछले कुछ दिनों में कैश मार्केट के स्टॉक्स में जो एक्शन कम हुआ था वो अब पूरी संभावना है कि अप्रैल के साथ बढ़ता हुआ नजर आए, उसी पर कल खास फोकस भी रहेगा। और आइए, वक्त हो गया है वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से मिलेंगे आपको कल कमाई के मौके, ये जानने का। और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ आज शो में शामिल हो चुके हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। ऑप्शन के लिए 2 ट्रेड है मेरे पास। मेरे को लग रहा है कि ऑप्शन के अंदर तेजी के ट्रेड लेके काम करना चाहिए। तो जो पहला स्टॉक है वो है एफएमसीजी काउंटर का डाबर में 530 वाला कॉल 20 रुपए के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 15 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 25 रुपए से लेकर 28 रुपए तक के टारगेट डाबर के 530 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो मेटल स्पेस का हिंदुस्तान कॉपर है। हिंदुस्तान कॉपर के अंदर यहाँ से एक अच्छा पुल बैक बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। तो 115 का कॉल 7 रुपए के आसपास खरीदारी करें, 5 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में टारगेट बनेंगे 9 से 10 रुपए के। ये 2 ऑप्शन स्ट्रेटेजी है मेरे पास कल के लिए। बहुत शुक्रिया सुमित जी, ऑप्शन की स्ट्रैटेजी आपने कल के लिए बताई। अब अविनाश जी आपके पास आएंगे और जानेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन सा स्टॉक अब आप बताने वाले हैं। स्वाति, जो स्टॉक मुझे पसंद है वो बेसिकली एक सरकारी कंपनी है जो ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म चलाती है। कंपनी का नाम है MSTC। कंपनी के पास 3 बिजनेसेस है। एक तो रिसाइकलिंग बिजनेस है, जो वरुण ने आज प्रोग्राम में कहा कि कल से रिसाइकलिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है। MSTC एक ऐसी मात्र कंपनी है जहां पे रिसाइकलिंग के लिए उन्होंने ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। तो हमको लग रहा है कि FY23 में बहुत अच्छे नंबर्स इस बिजनेस से आएंगे। दूसरा, इनका ई कॉमर्स बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। यहाँ पे करीबन 80-90% के मार्जिन पे ये काम करते हैं और पिछले साल 700 करोड़ पे इन्होंने ऑलरेडी 103 करोड़ का मुनाफा कमाया था। अगर हम इस साल की बात करें FY22 तक, तो दिसंबर तक ऑलरेडी 700 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है, 130 करोड़ का बॉटम लाइन हो गया है। हमको लग रहा है कि इस साल दैट इज FY22 में आपको करीबन 160-170 करोड़ की प्रॉफिट आएगी। उसका मतलब करीबन 24-25 रुपए की EPS आएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात स्टॉक के लिए है, ये है कि पिछले 2-3 सालों में इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग बैड डेट्स के लिए की थी, जो मैनेजमेंट ने कहा है कि FY22 में बिल्कुल बंद होगी। उसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही तेजी से आने वाले सालों में बढ़ेगी। हमारा मानना है कि FY23 के लिए 35 रुपए की अर्निंग आएगी और अगर हम सारे प्लेटफॉर्म कंपनीज देखें तो करीबन 40 या 50 के पी पे चल रहा है। ये स्टॉक आपको मात्र 13-14 के पी में मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है साल भर का नजरिया कोई रखता है तो कम से कम 400-425 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो इसको अपने पोर्टफोलियो में इस प्राइस पे जरूर खरीदना चाहिए। जी, तो लंबी अवधि के लिए MSTC लिमिटेड में खरीदारी करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। बहुत धन्यवाद करेंगे सर आपका, आप हमारे साथ आज इस शो में शामिल हुए।